नमस्कार सभी साधकों को, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राग यमन की शुरुआत करेंगे। राग यमन की विस्तृत जानकारी जो है वो आपको मैं लिखित स्वरूप में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लेकिन उसकी प्राथमिक जानकारी यहाँ देता हूँ। राग यमन यह कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है। कल्याण ठाट से उत्पन्न होने वाला ये प्रमुख राग है, और जो प्रमुख राग होता है उसको आश्रय राग कहा जाता है, क्योंकि जब और भी राग इसके साथ जुड़े जाएंगे तो ये इसका जो अंग है, कल्याण अंग, वो उसमें रहेगा ही। तो इसके लिए इसको आश्रय राग कहते हैं, और वो राग का नाम जो है वो थाट को दिया जाता है। और जो राग उत्पन्न हो जाएंगे कल्याण ठाट से, उनको कल्याण ठाट के राग कहते हैं। जैसा कि कामोद है, छायानट है, गौड़ सारंग है, ये सब जो राग है तो इनको कल्याण ठाट के राग कहते हैं। लेकिन नाम जो थाट को दिया जाता है वो आश्रय राग का नाम दिया जाता है, जो प्रमुख होता है, परिवार का जैसे प्रमुख सदस्य है वैसे ये राग है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको लिखित स्वरूप में देता हूँ। अभी प्राथमिक जानकारी इसकी देता हूँ मैं खाली आपको। इसमें मध्यम स्वर तीव्र है और बाकी लगने वाले सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इसका वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। इस राग में कोई भी स्वर वर्जित न होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण है। इसके गायन वादन का जो समय है वो रात का प्रथम प्रहर है, मतलब शाम को 6 से 9 या 7 से 10 कह सकते हैं। इसमें जो प्रमुख रस उत्पन्न होता है वो है श्रृंगार और भक्ति रस, ये इसमें प्रमुख है। लेकिन यमन एक ऐसा राग है कि इससे बहुत सारे रस निर्मित होते हैं, अर्थात वो बंदिशों पर निर्भर करता है कि वो बंदिश के शब्द कैसे हैं या गाने के बोल कैसे हैं, उसके ऊपर वो निर्भर करता है कि उससे भाव कैसे प्रकट किया जाए। क्योंकि उसमें यमन में आपने देखा होगा कि फिल्मी गीत, लोक संगीत से लेकर प्योर क्लासिकल ख्याल गायकी तक सभी प्रकार इसमें गाए जाते हैं। उपशास्त्रीय भी गाए जाते हैं, क्योंकि इसमें तरह तरह के भाव है। जैसे बताया कि भक्ति और श्रृंगार तो उसका स्थायी भाव है, मूल स्वभाव। जैसे कोई मनुष्य का मूल स्वभाव होता है ना, ये मनुष्य कैसा है, लेकिन गंभीर रस का भी, गंभीर प्रकृति का भी मनुष्य होगा तो कभी ना कभी तो वो हंसता है, कभी ना कभी वो जरूर हंसता है ना। तो वैसे ही राग का एक स्थायी भाव होता है कि इससे श्रृंगार और भक्ति प्रमुखता से दिखती है। लेकिन दर्द भरे भी गीत है इसमें, वीर रस के गीत है, सभी प्रकार के गीत इसमें गाए जाते हैं। इसके लिए उसको ये मन, मतलब ये मन चाहे, जो भाव मन में पैदा होते हैं उसके नाम से उसको बोलते हैं यमन। एक ऐसा एक बता दिया। यमन राग की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, इसका तो इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन मानते हैं कि अमीर खुसरो ने इसकी निर्मित की है। ओके, तो ये प्राथमिक जानकारी आज काफ़ी है, लिखित स्वरूप में आपको मैं दे दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह और पकड़। आरोह अवरोह हमें क्या बताते हैं कि राग का विस्तार क्रम से कैसा करना है और क्रम से कैसे उतरना है। सा गाइए। अब इसके आरोह अवरोह के बारे में बहुत लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई लोग सारेगामा पधनिसा भी गाते हैं। पहले प्राचीन समय में सारेगामा पधनिसा ही यमन था।
सा रे ग म प ध नि सा, ऐसा ही गाते थे। वैसे नी रे ग म प ध नि सा भी गाते थे। नी रे ग म प ध नि सा, ऐसा भी आरोह करते हैं। लेकिन राग की जो व्याख्या है, मतलब कोई भी राग के तो नियम होते हैं ना, उसमें मिनिमम कितने स्वर होने चाहिए, उसमें उसका विस्तार हो वगैरह, सब उसके जो नियम है। तो उसमें और एक नियम जो है वो रंजक होना चाहिए, रंजकता। ऐसे तो कोई भी, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय हो या सुगम हो, हमारा मूल उद्देश्य तो रहता है रंजन करना, मनोरंजन करना, मन का रंजन करना, है ना। तो उससे कुछ भाव पैदा होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि वो रंजक हो। तो रंजकता से की दृष्टि से देखा जाए तो नी रे ग म ध नि सा, ऐसा इसका आरोह गाते हैं। अब आप लोगों को लगता होगा कि सा और प उसमें वर्जित है क्या? वर्जित नहीं है। जैसे मैंने बताया कि यमन मूल तो सारे गा मा प ध नि सा ही है, लेकिन रंजकता को ध्यान में रखते हुए नी रे ग म ध नि सा ऐसा करके षड्ज पंचम को, मतलब जाते समय पहले पहले मध्य सप्तक की षड्ज को छोड़ देते हैं और नी रे ग ज़्यादा करते हैं। किसी कलाकार ने किया होगा नी रे ग और वो अच्छा लगा होगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सारे ग से नी रे ग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हमें भी उसकी अनुभूति मिलती है कि नी रे ग ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए नी रे ग लेने का प्रघात पड़ गया। और वैसे नी रे ग अगर लेंगे तो फिर बीच में मधनी लेंगे तो वो बराबर उसका मतलब संतुलन बनाया रहता है। आप गा के देखिए, नी रे ग म प ध नि सा भी गाइए, नी रे ग म ध नि सा गाइए, सारे ग म प ध नि सा गाइए, लेकिन नी रे ग म ध नि सा जो है वो आरोह ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए हम यहाँ नी रे ग म ध नि सा ऐसा आरोह करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये पक्का ध्यान में रखना है कि कोई सारे ग म प ध नि सा गा रहा है या नी रे ग म प ध नि सा भी गा रहा है तो वो गलत है, ऐसा बिल्कुल समझना नहीं है। बिल्कुल सही है। रंजकता की दृष्टि से हम नी रे ग म ध नि सा लेते हैं। ओके, चलिए मैं गाता हूँ, मेरे पीछे आपको गाना है। नी रे ग म ध नि सा, गाइए। सा नी ध प म ग रे सा। समझ में आया? ऐसे बिल्कुल आराम से गाना है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। अब पकड़, पकड़ तो ऐसे कोई भी स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो, रागवाचक स्वर समूह ऐसे कहते हैं। पकड़ यही फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है किताब में ऐसा दिया है इसके लिए हम ऐसा गाएंगे, ऐसा मन में बिल्कुल नहीं सोचना है। इसके लिए ये गुरुमुखी विद्या है, गुरुमुख से सीखना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे पास नहीं तो किसी गुरु के पास, मुनिजन के पास आप सीख रहे हैं, उनसे ये आपको करेक्ट करना है कि आप बराबर गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए पकड़, अब मैं जो गाता हूँ, मैं जो लेता हूँ, इसमें क्या है कि वादी स्वर ग है और संवादी स्वर नी है, तो उसके ऊपर ठहरना चाहिए, उसका महत्व दिखाना चाहिए और राग का स्वरूप स्पष्ट हो। इसके लिए ये पकड़ आप गाएंगे तो अच्छा है, लेकिन उसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं। गाइए। नी रे ग म रे ग रे सा, ध नी रे सा,
और पकड़ समझ में आ गई बराबर। अब इसको हम आकार में गाएंगे। आ आ गाइए। आ बहुत सुंदर। अब हम इसका जो विस्तार है, आलाप इसके समझ लेंगे। आलाप की व्याख्या क्या है? आलाप की परिभाषा, स्वरों का संथ गति से किया हुआ विस्तार। तो आपके आलापों में वो संथ गति दिखनी चाहिए, तो कहीं भाग दौड़ न हो। क्योंकि आलाप का मकसद क्या होता है, मुख्य हेतु इसका क्या होता है कि राग में जो रस है वो रस की उत्पत्ति करना, रस निर्मिति। तानों से रस निर्मिति होती है लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि तान द्रुत में गाई जाती है। तो इसके लिए आलाप जो है वो आलाप महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी राग के आलाप जो है वो उसका मूल है, क्योंकि उससे द्वारा ही राग में जो रस अपेक्षित है वो अपेक्षित रस की निर्मिति हो जाती है। और उसमें राग नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे तो यमन में इतने नियम नहीं है, ये मन चाहे, लेकिन ये मन चाहे मतलब कैसा भी गाना ऐसा नहीं है, कुछ नियमों का हमें पालन जरूर करना होगा, रंजकता की दृष्टि से भी देखना होगा। और अभी तक हमने जो क्रियाएं सीखी है उनका उपयोग करके हम इसके आलाप बनाएंगे। समझ में आया? जैसे कि ठहराव हमने सीखा, फिर जमजमा कंपित गमक सीखा, मेरुखंड के प्रकार सीखे। तो इन्हीं के आधार पर अलंकार तो है ही, अलंकार की ये क्रिया हमने सीखी है। तो इन 3-4 क्रियाओं का आधार लेकर हम सीधे सीधे आलाप बनाएंगे पहले। तो पहले तो ठहराओ, सा गाइए। धनी ध सा सा नी ध नी ध प म ध नी ध नी सा ध नी रे सा नी रे ग रे ग नी रे ध नी
रे सा। ऐसे स्वर में रैंडमली ले रहा हूँ, इसमें कुछ खास क्रम है ऐसा कुछ कोई ये नहीं है। पहले थोड़ा मंद्र में जाके फिर अभी गंधार तक हम आए हैं। हर स्वर पर मतलब लंबा करना है, एक्सटेंड करना है स्वर को, इसको ठहराव कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही स्वर पर पूरा सांस रुके रहे, जैसे कि नी रे ग, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो फिर बोरियत हो जाएगी। उसमें कुछ रस की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। फिर हम जो गा रहे हैं वो हमें खुद को कैसे लग रहा है, पहले खुद को अच्छा लगना चाहिए ना। कोई भी चीज़ हम पहले, आप लोग रेसिपी बनाते हैं तो पहले खुद खा के देखते हैं ना, हाँ कैसा टेस्ट है, ठीक है अभी दूसरों को देने लायक है। तो इस तरह से पहले खुद देखना है, खुद सुनना है कि ये रंजकता उसमें आ रही है नहीं आ रही है। खाली स्वरों का क्रम बना दिया, किसी भी क्रम से गाए, ऐसा नहीं होता है। रंजयते इति रागः, तो रंजकता, भाव निर्मिति, इसकी तरफ ध्यान हमेशा होना चाहिए। अब इसमें जैसे कि बताया, ये ठहराव हम कर रहे हैं। और ठहराव के साथ अलंकार का यूज करके भी ठहराव हम करेंगे। जैसे समझो दो स्वर का अलंकार आपने लिया, ध से लेकर ध नी नी रे ग, समझा ना, धनी नी रे ग। हम जो सीखे हैं ना अलंकार, सारे रे ग ग म म प, इसको मैंने अप्लाई किया, बस ऐसे एप्लीकेशन होना चाहिए। अपने दिमाग से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि ध से करो। नीचे म को अगर आपकी आवाज़ जा रही है तो म से ले लो, म ध ध नी रे ग, ऐसा भी कर सकते हैं। या इसी में से और प्रकार बनाते जाएंगे, जैसे ध नी रे ग, धनी नी रे ग, वैसे ध नी रे, या सिर्फ धनी लिया आपने, समझो ध नी रे रे ग। नया नया स्वर समूह बनाते जाना है, रंजकता की ओर ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी क्या है, अभी ये प्रोसेस जब शुरुआत करते हैं, अभ्यास की जो प्रोसेस होती है ना, अभ्यास, तो उसमें हम बनाते जाएंगे, जो प्रकार मन में आए गाते जाएंगे। उस बहाने आपका अभ्यास रियाज हो जाएगा। और फिर बाद में उसमें देखना है कि इसमें से कौन से स्वर समूह अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। पहले तो 100 प्रकार बनाएंगे, लेकिन 100 में से 8-10 प्रकार ऐसे चुनिए कि वो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मन को। ये बार बार गाने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। इसको लिख के रखो, या लिख के रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो लिख के रखो, बाद में अपने आप वो आ जाएंगे। तो अभी ये जैसे बताया धनी नीरे रेगा, इसको उपज कहते हैं। उपज मतलब इसी से प्रोड्यूस हुआ ना, मतलब इसका ही धनी नीरे रेगा का ही पैटर्न से हमने धनी नीरे रेगा या धनी नीरे रेगा ऐसे प्रकार बनाए। मतलब एक में से 2-3 प्रकार उत्पन्न हो गए ना, इसको उपज कहते हैं। तो ऐसे एक पैटर्न लेके उसको डेवलप करना नॉर्मली रहता है। अभी वैसे हम 3 का अलंकार ले सकते हैं, ध नी रे ग, ध नी रे ग, ध नी रे ग,
ग रे नी ध नी रे सा। समझा? बिल्कुल सारे सारे आलाप बता रहा हूँ। इसमें तो बहुत काम होगा जब इसमें सूक्ष्म क्रियाएं जुड़ जाएगी, तो ये आलाप का रूप और अच्छा अच्छा होता जाएगा। लेकिन समझने के लिए बेसिक्स थोड़ा जरूरी है। वैसे हमने सपाट की क्रिया की ना। सपाट का मतलब क्या बताया मैंने? सीधे लाइन में ऊपर जाना या नीचे आना, या दोनों का मिश्रण, आरोह अवरोह। जैसे समझो अभी आपने ग रे सा नी ध नी रे ग, गाइए। मतलब ग से चालू किया, ग रे सा नी ध नी रे ग, है ना। ग से ध तक आए और उसी लाइन में सीधे गए। उसमें कुछ अलंकार हो रहा है ऐसा नहीं किया, खाली सपाट की क्रिया। अभी सपाट में तो बहुत काम होगा। सपाट की से भी बहुत उपज बनती जाएगी। जैसे ग रे सा नी ध नी रे ग, ग रे सा नी ध नी रे, ग रे सा नी ध नी सा। समझ में आया? मैं यहाँ हमेशा ट्रेन का उदाहरण देता हूँ। जैसे अब मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, तो मुंबई की जो लोकल ट्रेन है, एक ट्रेन सीएसटी से निकलती है, थाना आती है और फिर सीएसटी जाती है। दूसरी ट्रेन सीएसटी से निकलती है, थाना आती है, लेकिन दादर तक जाती है। तीसरी ट्रेन सीएसटी से निकलती है, थाना आती है और कुर्ला तक जाती है। जो लोग मुंबई के होंगे उनको मालूम होगा ये स्टेशन के नाम। ऐसे क्रम से स्टेशन है, पहले थाना आता है, फिर बीच में तो छोटे छोटे स्टेशन है, लेकिन मेन स्टेशन जो है वो घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भायखला, बीटी, ऐसा नॉर्मली मेन स्टेशन जो है। तो ये ऐसा एक क्रम है स्टेशनों का। तो सीएसटी से गाड़ी छुट्टी है, मतलब अपने ग समझो सीएसटी से स्टेशन समझा है, और नीचे का ध जो है उसको थाना स्टेशन समझिए। तो ग से मैंने चालू किया, ग रे सा नी ध नी रे ग, सीएसटी, थाना, सीएसटी। नेक्स्ट ट्रेन कैसी है? सीएसटी से निकलती है, थाना तक तो आती है, लेकिन जाती है दादर तक। दादर समझो आपका, रे मतलब दादर स्टेशन है। ग रे सा नी ध नी रे, ओके। अब तीसरी ट्रेन जो है सीएसटी से निकलती है, कुर्ला तक जाती है। कुर्ला मतलब सा, ग रे सा नी ध नी सा। समझ में आ रहा है? तो ये उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भूलने को नहीं होगा। ये सपाट की क्रिया है। अब इसको कहीं से भी ले सकते हैं। अभी हमारा गंधार तक विस्तार चल रहा है, इसके लिए मैं गंधार तक बता रहा हूँ, और उसमें से बहुत सारे प्रकार मिलेंगे। खाली सपाट की क्रियाएं लेके रहेंगे तो भी उसमें बहुत सारा काम होगा ना। जैसे अब इसी में से थोड़ा सा अलग करेंगे, ग रे सा नी ध नी रे ग, गाइए। रे सा नी ध नी रे, सा नी ध नी सा। अब ये क्या हुआ? सीएसटी से ट्रेन निकली, थाना तक आई, फिर सीएसटी तक गई। दूसरी ट्रेन दादर से ही छूटी है, सीएसटी नहीं, दादर से निकली, थाना तक आई, फिर दादर गई। तीसरी ट्रेन कुर्ला से निकली, थाना आई और कुर्ला तक गई। ग रे सा नी ध नी रे ग, गई। रे सा नी ध नी रे, सा नी ध नी सा, ओके।
सपाट के बहुत प्रकार, जैसे अभी जैसे गरे सा नि ध नि रे गा हमने किया था, गरे सा नि ध नि रे ग, उसको गरे गरे को डबल कर सकते हैं, गरे गरे सा नि ध नि रे ग, गरे गरे सा नि ध नि रे, गरे गरे सा नि ध नि सा। इसका अलग अलग रूप कैसा बनाएंगे, गरे गरे सा नि ध नि रे ग, गरे गरे करने के बजाय मैं ग पर रुक गया, गरे गरे सा नि ध नि रे ग, गरे गरे सा नि ध नि रे, गरे गरे सा नि ध नि सा, है ना। हमने दूसरा जो प्रकार किया था उसको भी ऐसे कर सकते हैं, गरे गरे सा नि ध नि रे ग, रे सा नि ध नि रे, सा नि ध नि सा, गरे गरे सा नि ध नि रे ग, रे सा नि ध नि रे, सा नि ध नि सा। समझ गया ना, बहुत काम होगा, समझाऊंगा एक एक करके। समझ रहे हो, इसके ऊपर आप विचार कीजिए, आप अपने मन से आलाप कैसे बना सकेंगे। अब जैसे परीक्षा पद्धति में होता है, टीचर लिख के देते हैं आलाप, या किताब से आप देखते हैं और वो याद करते हैं, बाय हार्ट करते हैं। अब वो बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो संगीत है वो स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस। ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है। तो अपने मन से बनाना है, क्योंकि हर कलाकार अपने अपने मन से कैसा सोचेगा, स्वर तो वही रहेंगे। इसके लिए आप गाना सुनिए, बहुत बड़े बड़े पंडितों का, उस्तादों का गाना सुनिए। अब यमन, आपको तो यूट्यूब की फैसिलिटी है आजकल, तो यमन आप खाली डालेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट आपको आ जाएगी। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, पंडिता किशोरी आमोणकर, ये जो सब चोटी के कलाकार हैं, या और भी छोटे मोटे कलाकार हैं, उनका भी सुनिए। तो हर एक का यमन आपको अलग लगेगा, है ना। बहुत सारा सीखना होता है कि कैसे वो डेवलपमेंट कर रहे, कैसे उसका विस्तार कर रहे, कैसी भाव जागृति कर रहे, भाव प्रकट कर रहे हैं, बंदिश कैसी है। ये तो सारी बातें हम इस दौरान सीखेंगे धीरे धीरे। आप आज तो यमन की शुरुआत हुई है। यमन तो बहुत, उसका विस्तार जो है बहुत है, एक महासागर की तरह है। कितना आप पानी निकालेंगे, ऐसा राग यमन है। तो हम जितना हो सके उतना, मेरी जो कुव्वत है, मेरी जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हमने जो क्रियाएं सीखी है उसका कैसा उपयोग किया जाएगा। एक एक क्रिया को लेके फिर क्रियाओं का मिश्रण करके कैसा कैसा सुंदर सुंदर बातें कैसी कैसी बनती जाएगी। तो ये हमें करना है। समझ में आया? तो इसके ऊपर आप विचार कीजिए कि अभी गंधार तक हम कितने आलाप खुद के बना सकते हैं, ये सोचना है। पहले हम बनाने की प्रोसेस करेंगे। स्वर तो आपके पक्के चाहिए, क्योंकि स्वर अगर ठीक से ठिकाने पर नहीं लगे तो कोई उसका मतलब नहीं होता है। तो सुरीला होने के लिए आपको खुद का अभ्यास करना पड़ेगा, कोई गुरु से सीखना पड़ेगा कि आप सुर में गा रहे या नहीं, ये आपको हमेशा चेक करना है। उसके बाद वाली ये प्रोसेस है कि अभी राग यमन लिया है,
तो यमन में कैसा सोचना है, तो पहले दिमाग में सोचने की प्रक्रिया बनाएंगे, फिर बाद में उसको ताल के साथ बंदिश लेके कैसा किया जाएगा, ये सारी बातें हम धीरे 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 सीखेंगे। ओके, तो अभी हम अ, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद।